हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। सेशन बड़ा ही ज़बरदस्त है। सेशन की अगर हम बात करें तो बीपीएससी टीआरई 4 को लेके है। आपको सामने दिख रहा होगा बीपीएससी टीआरई 4 कृष्णा स्टडी मस्ती को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियां भी प्राप्त होती रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है ये हम लोगों का सेशन है भूगोल का, जो आपको दिख रहा होगा भूगोल का सेशन है। और बड़ा ही उम्दे क्वेश्चन में आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पहला ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, भूगोल का पिता किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं। अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा इरेटोस्थनीज को कहते हैं। ठीक है, इरेटोस्थनीज को कहते हैं। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितना है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो से लेके हम लोग अब चलेंगे जीरो बिल्कुल लेवल एकदम बेसिक जो लेवल होता है वहाँ से मैं आपको भूगोल पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ और बिल्कुल हाई लेवल पे लेके जाऊँगा, जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितना है, तो वो है 12,756 किलोमीटर का। ओके, और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो वो है हम लोगों का 12,714 किलोमीटर का। ठीक है, तो यहाँ देखिए 56 है, 756, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ है 756 और यहाँ है हमारा कितना 714 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने, माफ़ करिएगा, यहाँ अक्ष रहना चाहिए। अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5, कितना 23.5 डिग्री अंश पे क्या हुआ है, पृथ्वी झुकी हुई है। अक्षांश किसे कहते हैं, तो अक्षांश किसे कहते हैं, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व। देखिए ऐसे ये पृथ्वी हो गई और जो भी आपको रेखा मिलेगी ये वाली रेखा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर लाइनें खींची होती है, ठीक है, उसे जो रेखाएं खींची होती है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, पूरब की ओर खींची हुई काल्पनिक रेखा जिसे अक्षांश प्रदर्शित किया जाता है, अक्षांश कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया है, इसको आप याद रखिएगा। अक्षांश की अगर बात करें तो सॉरी माफ़ करिएगा, ये हम लोगों का हो गया पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी पे ये जो लाइनें होती है ना, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ये बीच में, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या हम कहते हैं, तो इसको जीरो अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस वाली लाइन को, तो इस वाली लाइन को है 23.5 अंश पे झुकी है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, और 23.5 अंश पे, और नीचे 23.5 अंश पे जो ये झुकी इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। ऊपर वाले को कर्क रेखा, नीचे वाले को मकर रेखा बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, जीरो अक्षांश क्या है, तो जीरो अक्षांश भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, तीनों एक ही रेखा को बोलते हैं। ठीक है, जो बीच को, पृथ्वी को दो भागों में जो डिवाइड करता है बिल्कुल बीचों बीच से, उसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर उसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि देशांतर किसे कहते हैं। देशांतर ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहलाता है। चलिए जैसे ये पृथ्वी हो गई, सॉरी माफ़ करिएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई, इस पे जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन होती है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे, सॉरी माफ़ करिएगा, एक मिनट, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि विषुवत रेखा क्या होता है। ठीक है, देखिएगा, ये होगी हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी पे ये बीचों बीच से जो लाइन होती है इसको हम लोग कहते हैं जीरो अंश देशांतर। ठीक है, और यहीं से निकल के ऐसे ऐसे, ठीक है,
ऐसे करके जो लाइनें खींची जाती हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर। इसको क्या बोलते हैं, देशांतर, ठीक है। और यही जो देशांतर होता है यही हमारा टाइम का क्या करता है, निर्धारण करता है। जैसे होता है ना कि इस देश में इतना टाइम हो रहा है, इस देश में इतना टाइम हो रहा है, तो यही जो देशांतर होता है यही क्या करता है, तो यही निर्धारण करता है। ओके, चलिए अब देखिएगा आगे नोट में है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच दूरी बढ़ती है। ध्रुवों से विषुवत, जो ये पृथ्वी है, अब यहाँ ये ध्रुव होता है ऊपर, ये ध्रुव है और ये ध्रुव है, लेकिन यहाँ से जैसे जैसे आप यहाँ भूमध्य रेखा के करीब जाएंगे तो क्या होगा, दूरी बढ़ेगा, लेकिन वहीं करीब रहेंगे तो दूरी घटेगा। अब दिया है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, अक्षांश की बात कर रहा है, ठीक है, वर्टिकल। तो इसमें क्या होता है 111 किलोमीटर, कितना होता है 111 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करते हैं विषुवत रेखा पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होता है। ये क्या होता है, देशांतर जो खड़ी पाई होती है, और ये क्या होता है, तो अक्षांश होता है जो पट पाई होती है। तो 111 किलोमीटर होता है हमारा कौन सा, ये होता है हमारा अक्षांश। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो ठीक है 111.32 किलोमीटर क्या होता है, हमारा देशांतर होता है। ओके, आइए आगे देखिएगा। जीरो देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, ग्रीनविच। किस नाम से, ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे है ग्रीनविच कहीं से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है, तो लंदन के पास से, कहाँ से, लंदन के पास से होकर गुजरती है। दुनिया का मानक समय कहाँ से लिया जाता है, तो ग्रीनविच से। कहाँ से लिया जाता है, ग्रीनविच से। और जो ग्रीनविच होती है वो 0 अंश देशांतर होती है, ये भी आप याद रखिएगा। किस आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है, तो देशांतर के थ्रू। किसके थ्रू, देशांतर के थ्रू। ओके, संक्रांति किसे कहते हैं, तो सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। कर्क संक्रांति कब होती है, तो 21 जून को। कब होती है, 21 जून को होती है। वहीं अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को। कब होता है, 21 जून को। और वहीं अगर सूर्य कर्क रेखा से कब गुजरता है, तो 21 जून को। कब होता है, 21 जून को। मकर संक्रांति कब होती है, तो मकर संक्रांति होती है 22 दिसंबर को। कब होती है, 22 दिसंबर को। यहाँ है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है, तो 22 दिसंबर। कब होता है, 22 दिसंबर। आगे याद रखिएगा, सूर्य मकर रेखा कब गुजरता है, तो 22 दिसंबर को। कब, 22 दिसंबर को। ओके, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को। कब होता है, 22 दिसंबर को। आगे देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को, क्योंकि 21 जून को दिन कहाँ बड़ा होता है, उत्तरी गोलार्ध में। ओके, विषुवत किसे कहते हैं, तो जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो सारी पृथ्वी पर दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। अगर बीच में जो रेखा होती है, ठीक है, अगर बीच में जो रेखा होती है उसकी अगर हम बात करें, तो अगर माफ़ करिएगा, ये जो रेखा है, अगर इधर आपका देखेंगे, अगर सूर्य इस पे अगर चमक रहा है बिल्कुल बीच वाले पे, ठीक है, तो दोनों तरफ रात और दिन क्या होगा, बराबर होगा। शरद विषुवत कब होता है, तो 23 सितंबर को। कब होता है, 23 सितंबर को। ओके, आइए बसंत विषुवत कब होता है, तो 21 मार्च को। कब होता है, 21 मार्च को। संपूर्ण पृथ्वी अर्थात दोनों गोलार्धों में दिन रात कब बराबर होते हैं, तो 21 मार्च को होता है और दूसरा 23 सितंबर को होता है। ओके, आगे देखिए, एक देशांतर कितने मिनट के बराबर होता है, तो 4 मिनट पूर्व की ओर अधिक और पश्चिम की ओर कम। अगर आप बिल्कुल बीच में खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा। अगर यहीं से आप पश्चिम की तरफ जाते हैं तो आपका 4 मिनट कम हो जाएगा। ओके, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है,
तो किसे कहते हैं? तो 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, या 0 अंश देशांतर या 180 अंश देशांतर जो होता है तो यह क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि कहते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? तो आर्कटिक सागर, चुस्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ओके, और अगर हम बात करें तो ये आर्कटिक महासागर, चुस्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। नोट, अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहीं भी जमीन से होकर नहीं गुजरती है। आगे देखिएगा, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? तो बेरिंग है। कौन सी है? बेरिंग, ठीक है, बेरिंग संधि। विश्व को कितने जोनों में बांटा गया है? तो 24। कितने? 24। प्रत्येक समायोजन कितने डिग्री बराबर होता है? तो 15। कितने? 15। दुनिया का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? तो 0 अक्षांश देशांतर ग्रीनविच से। ग्रीनविच कहाँ से होकर गुजरती है? लंदन के पास से। भारत की मानक रेखा कितना है? तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर के तरफ स्थित है। भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के पास से। कहाँ से? इलाहाबाद के पास से। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कटिबंधीय जोन किसे कहते हैं? प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में कटिबंधीय जोन बांटा गया है। कई भागों में क्या किया है? बांटा गया है। इन्हीं भागों को क्या कहते हैं? कटिबंधीय जोन कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय विषुवत रेखा के 30 अंश उत्तर व 30 अंश दक्षिण के विस्तार को उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। इस भाग का जो मौसम होता है वो कैसा होता है? तो सदैव गर्म होता है। उष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जोन 30 अंश से 45 अंश उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहां कुछ महीने तक ताप अधिक तथा कुछ महीने तक कम रहता है। तो कितना कितना है? 30 से ऊपर और 45 डिग्री से कम। आगे देखिए, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, शीतोष्ण कितना है? तो 45 से ऊपर और 68 से नीचे, वह उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र जहां तापमान हमेशा कम रहता है। ठीक है, पोलर, यहाँ पूर्वी दिया है लेकिन यहाँ पे पोलर हो जाएगा, पोलर कटिबंधीय। पोलर जोन 66 अंश से 90 अंश के मध्य में स्थित क्षेत्र जहां ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। क्या होता है? बर्फ जमी रहती है, बिल्कुल किनारा। अब आते हैं हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखते हैं। ओके, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है क्रस्ट। क्रस्ट होता है भूपर्पटी। क्या होता है? भूपर्पटी। आवरण, आवरण को क्या बोलते हैं? मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। और तीसरा होता है क्रोड। क्रोड क्या होता है? कोर। क्या होता है? कोर, क्रोड। अगला देखिए, भूपर्पटी का अन्य नाम क्या है? तो सैल, मिट्टी। ओके, भूपर्पटी में, माफ करिएगा, भूपर्पटी में कितने तत्वों की प्रधानता होती है? तो सिलिकॉन की होती है, और एक होता है कौन सा? तो एल्युमिनियम। क्या होता है? सिलिकॉन, एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। मेटल का अन्य नाम क्या होता है? तो सीमा होता है। क्या है? सिग्मा। आगे देखिएगा, मेटल कितने तत्वों की प्रधानता होती है मेटल में? तो मेटल में सिलिका पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। मेटल मुख्यतः कितने प्रकार के चट्टानों से बना होता है? बेसाल्ट। क्या होता है? बेसाल्ट। क्रोड का अन्य नाम है निफी, NiFe, निफी। आगे है क्रोड में कितने तत्वों की प्रधानता होती है? तो निकेल और फेरस की, निकेल और फेरस की।
नोट, मेटल में संवहनीय धाराएं चलती है। संवहनीय धाराएं चलती है कहाँ? मेटल में। क्रूड जो नोट, क्रूड जो होता है वो कैसा होता है? तो यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान बढ़ने की दर क्या है? तो अगर हम 0 से 100 किलोमीटर की तरफ जाएंगे तो वो 12 डिग्री बढ़ेगा। कितना? 12 डिग्री। वहीं अगर 100 से 300 के बीच में अगर जाते हैं तो 2 डिग्री पर किलोमीटर बढ़ने लगेगा, और वहीं अगर 300 से अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री फिर बढ़ने लगेगा किलोमीटर के हिसाब से। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है व आकाश में स्वतंत्र अवस्था में लटकी हुई है? तो कौन बताता? पाइथागोरस ने। कौन? पाइथागोरस ने बताया था। आगे देखिएगा, पृथ्वी की वाह सतह पर कितने भागों में बांटा गया है? वाह सतह को तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला आता है स्थल मंडल। क्या आता है? स्थल मंडल आता है, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। फिर आता है जल मंडल, आता है, जल मंडल को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। फिर आता है वायुमंडल, वायुमंडल को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ओके। फिर आता है जैव मंडल, और जैव मंडल को बोलते हैं बायोस्फीयर। ओके। तो ये 4 भागों में बांटा गया है, इसको आप याद रखिएगा। अगला है स्थल मंडल। क्या है? तो स्थल मंडल पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप व महासागर स्थित है, स्थल मंडल कहलाता है। पृथ्वी के कुल भाग 29% पे क्या है? जल है, और माफ़ करिएगा, पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल है और 71% भाग पर जल है। तो 71% क्या है? जल है। ओके, 71% क्या है? तो जल है, ठीक है, और 29% क्या है? तो स्थल है। उत्तरी गोलार्ध कितने प्रतिशत भाग पर है? तो लगभग 61%। ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी गोलार्ध के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 81% पे जल है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थल माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन है? तो मेरियाना गर्त है। कौन है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर। 11,033 मीटर। मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान कितने प्रकार की होती है? तो चट्टान 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरिक चट्टान। तो ये 3 तरीके की चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरिक। आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, यह मैग्मा या लावा के जमा होने से बनती है। आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट। ओके। आगे है आग्नेय चट्टानों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जास्ता, क्रोमाइड, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। नोट, बेसाल्ट लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो बेसाल्ट के क्षरण से। बेसाल्ट के क्षरण से। अभ्रक किन शैलों में मिलता है? तो पैग्माटाइट। पैग्माटाइट में मिलता है। अभ्रक कहीं पाया जाता है? तो कोडरमा, झारखंड। कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? कोडरमा, झारखंड में पाया जाता है। आगे अवसादी चट्टानें, ओके, का निर्माण कैसे होता है? स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्राकृतिक के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी प्रतिक्रिया
या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं उसे अवसादी चट्टानें कहते हैं या कहलाती हैं। अवसादी चट्टानों के उदाहरण तो हम बात करें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताएं और सेशन को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जिससे कि अन्य लोगों के पास भी यह सेशन पहुंचता रहे। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।